Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप लोगों के लिए लेके आया है वन लाइनर सीरीज। अब ये वन लाइनर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप लोग नेक्स्ट एनईटी देने जा रहे हो या आप लोगों ने ई कैट का कोई टेस्ट देना है, जैसे जीके यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी या एनटीएस बेस कोई यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है या सिंध वाली साइड से हैं आप लोग तो एनईडी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, कायदे वाम है, दाऊद यूनिवर्सिटी है या पाकिस्तान की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन आएगा, तो आप लोग ये हमारी वन लाइनर की सीरीज को लाजमी तौर पे देखें, खुद भी देखें, आगे फ्रेंड सर्कल में भी लाजमी तौर पे शेयर करें। तो ये तमाम सीरीजेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी। अब ये वन लाइनर क्या है, बेसिकली आपको प्रॉब्लम बनती है ना, एक बच्चा अक्सर हमसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सर वो ना मैं एमडी कैट का पेपर देने जा रहा हूँ, एमडी कैट आप नेक्स्ट ईयर्स में दोगे। कई ऐसे बच्चे हैं, अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर फिर आएंगे। तो अक्सर बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर मैं किस प्रोविंस की बुक्स को रीड करूं। उसके बाद नेक्स्ट वाले बच्चे अगर ए लेवल बैकग्राउंड के हैं तो उनको टेंशन होती है पंजाब बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उधर को रीड करें उनको या ना करें। केपीके वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पंजाब वालों को होती है कि सर ए लेवल का सिलेबस रिवाइज करें या ना। तो अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप हमारे ये वन लाइनर्स को तैयार करके जाएं। ये वन लाइनर में आपको पूरे चैप्टर की समरी मिलेगी, पूरे चैप्टर के वो तमाम पॉइंट्स मिलेंगे जो डायरेक्ट आप लोगों के वैलिड होंगे तमाम एंटी टेस्ट के लिए। यानी अगर आप लोग जीके यूनिवर्सिटी, नर्स यूनिवर्सिटी, ई कैट बेस कोई भी यूनिवर्सिटी देने जा रहे हो तो ये वन लाइनर तैयार करके जाओ, आपको अब बुक रीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इस वन लाइनर के अंदर ही वो तमाम चीजें मिलेंगी जो आप बुक्स पढ़ने के बाद भी आपको नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पे एक बच्चा वो ए लेवल बैकग्राउंड का है, अब ए लेवल बैकग्राउंड का बच्चा केपीके की नहीं पढ़ पाता, पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं उनकी वो बुक्स को नहीं पढ़ पाता, वो डिफरेंट बुक्स को नहीं पढ़ पाता, तो हमने ये तमाम बुक्स को कंबाइन करके अपने वन लाइनर नोट्स तैयार किए हैं जो मैं आप लोगों को एक एक लेक्चर में एक एक चैप्टर को कवर करवाऊंगा। तो आज बारी है, आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर का। मैं स्टार्ट करूंगा पहले चैप्टर से जो मैंने खुद चैप्टर 1 इसको नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब जो पीटीबी वाले बच्चे होंगे वो इसको पढ़ेंगे, चैप्टर 12 सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे सेकंड ईयर वाले ही होंगे जो सुन रहे होंगे, तो इसलिए उनकी सेकंड ईयर भी अच्छी होती जाएगी और साथ उनका एंट्री टेस्ट भी तैयार होता जाएगा। आई एम तैमूर योर फिजिक्स टीचर, सो लेट्स हैव अ स्टार्ट आवर न्यू सीरीज वन लाइनर बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वन लाइनर को। स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम इज प्रेजेंटिंग वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब है पूरे चैप्टर के एक एक लाइन में आपको नोट्स मिलेंगे, हर टॉपिक के मेन जो आगे जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको वन लाइन के अंदर एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये जो वन लाइनर होगा ये आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ वैलिड है। सर ये वन लाइनर कहाँ कहाँ में वैलिड होगा, इसका हमें फायदा क्या कुछ मिलेगा। ये देखो, ये वन लाइनर आपको नेक्स्ट एनईटी का अगर टेस्ट देने जा रहे हो, अगर आप यूईटी का ई कैट देने जा रहे हो, जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, या एनईडी, मेहरान यूनिवर्सिटी या एनटीएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है, या ई कैट, इन तमाम को बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। कोई भी आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हो जहां पे आपका फिजिक्स का पोर्शन आएगा, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए ये वन लाइनर बहुत हेल्पफुल होंगे। अब ये वन लाइनर का सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलेगा, जो आप लोग बुक रीडिंग करते हो ना और आपसे नहीं होती बुक रीडिंग, सर वो मैं बुक तो रीडिंग करता हूँ लेकिन बोर हो जाता हूँ, सर मैं बुक रीडिंग भी कर लेता हूँ, इंटरेस्ट के साथ करता हूँ, लेकिन सर मुझे पता नहीं चलता कि कौन से नोट्स इसमें से बनाने हैं कौन से नहीं बनाने, सर किन किन चीजों को मैंने हाईलाइट करना है, कोई इंपॉर्टेंट चीजें सर बता दें, इस चैप्टर की क्या करूं। तो ये वो वन लाइनर है जो आपकी इन तमाम टेंशंस को, तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपनी मजेदार सीरीज दैट इज वन लाइनर। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर 12 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है उसको मैंने नाम दिया चैप्टर 1 का और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इसके कंटेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्विपोटेंशियल सर्विसेज, तो इन तमाम चीजों को पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 01 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को स्किप किया तो फिर अभी वीडियो को स्किप कर दो, देखने का फायदा नहीं है। इस लेक्चर को खुद भी पूरा देखना है
और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप वाकई में उनके मुखलिस दोस्त हो, आप वाकई में उनका एक फ़ायदा चाहते हो, तो ये आप लोग उनके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ लेके आओगे कि आप अपने साथ वाले दोस्तों को लाजमी तौर पे ये शेयर करो कि खुद भी देखो, अगर वो कोई भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नस्ट है, यूईटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी सिंध वाली साइड से हो, पंजाब से हो, केपीके से हो, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप इन तमाम वन लाइनर को तैयार करो। आपके एंट्री टेस्ट में बहुत हेल्प होगी, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक रीडिंग की। और सबसे मजे की चीज है, वो बच्चे लाजमी तौर पे देखें जो पार्ट 2 में है, आपकी बोर्ड की भी तैयारी होती जाएगी। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। ये सारे जो ये जो सारे आपको वन लाइनर के नोट्स मिलेंगे, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाए गए हैं, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल लगेंगे आप लोगों के एंट्री टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब देखो ये बिल्कुल आप लोगों को वन शॉट मिलते जाएंगे, एक एक चीज के वन लाइन के अंदर वन शॉट, यानी आप ऐसे समझो ये वन शॉट वन लाइनर है। इज दैट क्लियर? कैसे भला? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक हो गया, एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके जी, अब मेन पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एक्सर्ट फोर्स ऑन देयर चार्जेस। अगर कहीं पे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। चार्जेस में भी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव का मतलब होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब होता है सेम, जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद मेरे भाइयों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पेयर इन 1 सेकंड। हमेशा याद रखो, जब किसी भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसके फॉर्मूले को देखा जाता है। अब चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू IT। जब हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट गुजरे 1 सेकंड में, तो तब चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज होगा जब 1 एम्पेयर का करंट गुजरे 1 सेकंड के अंदर, तब हमारा चार्ज होगा 1 कूलम। उसके बाद देखो मेन पॉइंट्स, कोई इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट वो पॉइंट्स जो एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। टू स्फीयर विद चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू शोइंग अट्रैक्शन, और अगर दो सेम है तो वो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। नेट भी क्लियर होगा, एनईटी भी, ई कैट भी, यूईटी का, एनईडी, मेहरान, तमाम टेस्ट क्लियर होते जाएंगे। ये तमाम वन लाइनर को आप लोगों ने करते जाना है। अब क्वांटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप लोगों को पता ही है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि जो चार्ज है ना वो एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट पैकेट के अंदर। नहीं पता तो याद रख लो, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, जिस तरह एनर्जी क्वांटाइज रहती है ना, इसी तरह चार्ज भी क्वांटाइज रहता है। स्मॉलेस्ट यूनिट इज इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज का सबसे छोटा यूनिट हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज, उसको ई लिखते हैं। अब एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 raise minus 19 कूलम। इज दैट क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं आपको इसी चीज को ऐसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 raise minus 19 कूलम, तो मुझे ये बताओ कि एक कूलम चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट विल बी 6.2 into 10 raise 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, और एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 into 10 raise 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। चार्जेस में मूव और रीडिस्ट्रीब्यूट बट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, यानी अगर दो बॉडीज हैं उनको आप रब करोगे तो एक पे इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। जो लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे आ जो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से नस्ट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सारी यूनिवर्सिटीज कवर होती जाएंगी वन लाइनर के अंदर। पहले नंबर पे देखो, अगर हम बात यहाँ पे करें कंडक्टर्स, अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मिसाल दो, कॉपर, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर की बात करो तो इंसुलेटर हमारे पास क्या? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन उनकी मूवमेंट नहीं होगी, जैसे प्लास्टिक है, जैसे रबर है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे? कंडक्टिविटी बिटवीन बोथ
यानी कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी होगी। जैसे सिलिकॉन की बात करो, जर्मेनियम की बात करो, तो सेमीकंडक्टर्स हैं। नोट डालेंगे, नोट इन कंडक्टर चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस व्हेन इन इक्विलिब्रियम, यानी कि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। कब? जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी अगर कंडक्टर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स ने क्या बताया था? कूलम्स ने बताया था कि हमारे पास एक चार्ज बड़ा सा Q1, दूसरा चार्ज Q2, ये आपस में अट्रैक्शन भी करेंगे, रिपल्शन भी करेंगे। और कूलम ने ये बोला था कि जो इनके बीच में एक फोर्स है, या तो वो अट्रैक्शन की हो सकती है या रिपल्शन की। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगी, अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। ये कूलम्स ने बताया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये कूलम्स ने बताया था। अब इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कूलम्स की स्टेटमेंट क्या थी। कूलम ने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? जरा खुद सोचो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के। यानी F जो हमारे पास फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये हमारी जो फोर्स होगी ये किसके इक्वल आ जाएगी? दैट विल बी KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप K की जगह पे उसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। जैसे वैल्यू पुट करोगे तो बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद जो कूलम फोर्स होती है ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, अगर मान लो यहां पे मैं दो चार्जेस को बनाऊं, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे बना लिए दो चार्जेस। एक चार्ज मैंने बना लिया यहां पे और दूसरा चार्ज मैंने बना लिया यहां पे। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों के बीच में जो लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस है वो ये है। तो मुझे बताओ कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, यहां पे कूलम फोर्स कितनी होगी? तो आपने सोचना है कूलम फोर्स तो लगती है अलोंग, किसके अलोंग लगेगी? जो इन दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है ना, इसके अलोंग कूलम फोर्स लगती है। ये ब्लैक वाली कूलम फोर्स है। तो इसके परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करती, तो परपेंडिकुलर फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर लाइन जॉइनिंग के अलोंग कोई फोर्स होती तो वो लगनी थी और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी थी? दैट शुड मस्ट बी KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके जी। उसके बाद इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, आप सबको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू चार्जेस। अब यहाँ पे देख सकते हो शोइंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को यहाँ पे बता रहे होते हैं। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन, अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? व्हेन सेवरल चार्जेस एक्ट ऑन अ पॉइंट द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। यानी कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, वो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने टोटल फोर्स को निकालना है तो उनका सम करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सम करना पड़ेगा। तीन चार्जेस हैं, एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों का सम करोगे तो तब जाके हमारे पास उनका सम निकलेगा टोटल फोर्सेस का। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज है उसके आसपास ये लाइंस दूर को जा रही हैं। कुछ चीजें वैसे समझ में आ रही हैं, मुझे तो दो चार चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। भला क्या? एक तो ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर को प्रोपागेट करता है, बाहर को फैलता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को फैल रहा है, यानी कि नियर टू द चार्ज लाइंस करीब करीब होती हैं, फॉरर टू द चार्ज लाइंस दूर चली जाती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वो बाउंड्री है जहां तक ये बड़ा चार्ज अपनी फोर्स को लगा सकता है। मान लो एक चार्ज यहां पे पड़ा है, अब इधर तो इस पे कोई फोर्स नहीं ना लगेगी अनलेस अनटिल ये यहां पे आए। यहां पे आएगा तब इस पे एक फोर्स लगेगी, इस यूनिट चार्ज पे, यानी फोर्स लगेगी पर यूनिट चार्ज। गॉट इट? जब ये फील्ड में आएगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये पूरा रीजन होता है। और अगर हम बात करें इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखें और उस चार्ज पे जितनी फोर्स लगेगी तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स न्यूटन पर यूनिट चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम, या इसको लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो होता है F अपॉन Q, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है माइनस डेल्टा V अपॉन R।
तो यहाँ पे देखो V क्या है, वोल्टेज, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और नीचे डिस्टेंस R, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। सो दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट होंगे, एक होगा न्यूटन पर कूलम, एक होगा वोल्ट पर मीटर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पे खत्म होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फील्ड लाइंस रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव, रेडिएट निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से, कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठा होती हैं नेगेटिव पे। गॉट इट, ओके जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, वो लाइंस जो बाहर को निकल रही होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। वेरी इंपॉर्टेंट, कई दफा आपके एंट्री टेस्ट के अंदर ये चीज पूछी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करती हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता रही होती हैं कि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में है। यानी कोई एक चार्ज हमारे पास पड़ा हुआ है ना, उसकी लाइंस बाहर को निकल रही हैं, तो ये बाहर की डायरेक्शन कौन बताता है, ये बेसिकली हमें बताता है कि ये यूनिट चार्ज किधर को मूव किया, यानी जितनी इस पे फोर्स पर यूनिट चार्ज लगती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमें बेसिकली जो लाइंस है ना, ये लाइंस हैं, ये क्या बताती हैं, डायरेक्शन बता रही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज बाहर को मूव करेगा, मतलब फील्ड की डायरेक्शन बाहर को है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसने इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेना था, तो फिर फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी थी। तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती हैं किसको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। इज दैट क्लियर। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से, एंड होती हैं नेगेटिव पे, नेवर इंटरसेक्ट, डेंसर लाइंस का मतलब है स्ट्रॉन्गर फील्ड है, और अगर हमारे पास लाइट सी लाइंस है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ही हल्का सा है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर ये एक्ट कर रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बहुत दफा आप लोगों की ये चीज रिपीट हुई है कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होते हैं। देखो एक एक बात वन लाइनर के अंदर एक एक बात आप लोगों की लिखने वाली है, एक एक बात आप लोगों का एमसीक्यूज है, एक एक बात आप लोगों का अपकमिंग जो एंट्री टेस्ट है 2026 में जितने एंट्री टेस्ट होंगे उन सब के लिए ये वन लाइनर एक एक एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस, यानी किसी भी सरफेस में से जितनी लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रही हैं। देखो ना, एक हमारे पास सरफेस पड़ी हुई है, उस सरफेस के अलोंग लाइंस मूव करेंगे, यहाँ पे तो फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स कब होगा, जब लाइंस इसके अंदर से गुजरेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा इस स्क्रीन के अंदर से गुजर रहा है, ऐसे इसका थ्रो इधर को आ रहा है, तो ये फ्लक्स यहाँ पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बॉल पेन को, ये मैं पेंसिल को यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करता हूँ तो ये फ्लक्स होगा। अगर इस स्क्रीन के अलोंग रख लेंगे या इस डायरेक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। उसके बाद देखो इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट, हमारे पास ई डॉट ए। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये ई डॉट ए है, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, आगे मल्टीप्लाई बाय एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऐसे लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मैक्सिमम फील्ड कब होता है, जब सरफेस 0 डिग्री पे हो, तो तब हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि सरफेस 0 डिग्री पे होगी, इसका वेक्टर एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। हमेशा कैलकुलेशंस में वेक्टर एंगल पुट किया जाता है। फ्लैट सरफेसेस विद फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एट एंगल थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स किस तरह निकाला जाता है, दैट इज ई डॉट ए। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गॉसेस लॉ का। अब गॉसेस लॉ क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज। यानी अगर हम बात करें ना टोटल फ्लक्स की, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज, इसके इक्वल होता है हमारे पास। ये है गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट। तो गॉसेस लॉ बेसिकली किस पे लगता है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पे लगता है, ये भी याद रखना है। ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, यानी स्फीयर पे भी लगेगा, सिलेंडर पे भी लगेगा, प्लेन पे भी लगेगा। सिंप्लीफाई फील्ड, ये हमारे पास कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, और ये किसी भी क्लोज सरफेस पे लग रहा होता है, स्फीयर, सिलेंडर या प्लेन पे। ये याद रखना, और इसके लिए गॉसियन सरफेस को बनाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब देखो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, एक लाइन चार्ज, एक प्लेन शीट है, एक हमारे पास स्फेरिकल शीट है। इसके आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को निकालना है। यहाँ पे कुछ मैं वैल्यूज आप लोगों को लिख के देता हूँ, कई बार आप लोगों के पेपर में ये पूछी गई हैं।
अगर तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से देखनी है, दैट इज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, या तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू आ जाएगी। अगर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अगर कोई इनफाइनाइट शीट है तो उसके लिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की जो E है वो डबल होती है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। और अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कहीं पे चार्ज नहीं पड़ा हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो, और जिसकी वजह से फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। कहीं पे फ्लक्स की वैल्यू जीरो लिखी हुई है तो क्या इसका मतलब है कि एरिया जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, एरिया इज नेवर जीरो, एरिया कभी जीरो नहीं होता। यहाँ पे एक और चीज को आप लोग नोट करो, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि इसका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इनफाइनाइट शीट है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डबल। ये क्या है? ये डबल है, डबल देन इनफाइनाइट शीट, यानी जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डबल देन इनफाइनाइट शीट है, वो इनफाइनाइट शीट से भी डबल होती है, इस चीज को भी याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिकली हमारे पास क्या क्या फार्मूलाज होते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े होंगे। एक तो हम एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। एक तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? वोल्ट, या इसका यूनिट यहां से देख सकते हो जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम ये भी हो सकता है हमारे पास इसका यूनिट। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस याद रखो। ये पूरी फील्ड हमारे पास बनी हुई है, इस फील्ड में बाहर से चार्ज को फील्ड के अंदर ले आने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। अगर फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके आना, अब भी तो वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ये दोनों में डिफरेंस होता है। गॉट इट? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस बाहर को निकल रही हैं, जैसे जैसे लाइंस निकलती हैं वैसे वैसे पोटेंशियल भी कम होता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। और क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये दोनों चीजें डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और नीडर टू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा और पोटेंशियल भी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने किसी पॉइंट पे निकालना है तो वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकाल सकते हैं? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वो हम निकाल सकते हैं बाई सिंपली फार्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। इस फार्मूला से निकाल सकते हो, वेयर के कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये पोटेंशियल का फार्मूला है। इसके बाद जो K की वैल्यू है ये भी याद रख लो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद एप्सिलॉन नॉट हमारे पास वैक्यूम परमिटिविटी आ जाती है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। इक्विपोटेंशियल ऐसी सर्फेसिस जहां पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। इक्विपोटेंशियल के अंदर मुझे बताओ क्या चेंज इन पोटेंशियल होगा? नहीं होगा। ऑल द पॉइंट्स हैव इक्वल पोटेंशियल, नो वर्क इज डन मूविंग चार्ज अलोंग सच सर्फेसिस, यहाँ पे कोई वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। ई इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ये तीन बातें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी? जहां पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, नो वर्क इज डन, यहाँ पे वर्क डन भी जीरो होगा, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी इस पूरी सरफेस के। गॉट इट? जो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, ये बेस्ट एग्जांपल है। कॉन्सेंट्रिक जो हमारे पास सर्कल्स होते हैं वो इक्विपोटेंशियल की, जिन सब का एक ही सेंटर होता है, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ऐसे तमाम सर्कल्स, ये वाला सर्कल देखो, उसके बाद ये दूसरे वाला सर्कल देखो, उसके बाद ये तीसरे वाला सर्कल देखो, इन तीनों को मैंने अलग अलग बनाया और इन तीनों का यही हमारे पास पॉइंट है। चेक करो, इस छोटे वाले सर्कल का भी यही सेंटर है, दूसरे वाले सर्कल का भी यही सेंटर है, तीसरे वाले का भी यही सेंटर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इन तीनों सर्कल का सेम सेंटर है, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस।
कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट स्टोर्स चार्ज एंड एनर्जी। बट माय क्वेश्चन, ये चार्ज को किधर स्टोर करेगा? ये चार्ज को स्टोर करेगा प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? जो बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी वो पॉजिटिव प्लेट होगी, जो नेगेटिव से जुड़ी होगी वो नेगेटिव प्लेट होगी। दूसरा एक गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट होता है, वो गोल्ड लीफ कुछ इस तरह करके होता है, इसके दोनों विंग्स अलग अलग क्यों है? क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। ये गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट इन दोनों प्लेट्स के करीब लेके आओ, जहां पे रिपल्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, जो अट्रैक्शन करेगा वो नेगेटिव होगी। अब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है प्लेट्स पे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किधर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ना। तो कैपेसिटेंस को पढ़ लो, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो इसका यूनिट बनता है कूलम पर वोल्ट, या इसका ऐसा यूनिट होता है फैरेड। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैरेड, और कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस को हम निकाल भी सकते हैं, वो भी मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं। देखो कैपेसिटेंस क्या है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर करता है, दैट इज कैपेसिटेंस ना। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और इसका यूनिट क्या होता है? दैट इज फैरेड, फैरेड यूनिट होता है, ठीक है। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना चार्ज स्टोर करेगा? 1 कूलम का, देन कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C हमारे पास निकलती है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। और अगर हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, यानी C मीडियम की बात हो रही है, कोई मीडियम रख दिया दो प्लेट्स के बीच में, तो फिर होगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। ये दोनों फार्मूलाज को याद रख लो, एक ये वाला फार्मूला और दूसरा ये वाला फार्मूला। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से ज्यादा होगी? C मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि जो C मीडियम वाली होगी वो हमेशा ग्रेटर होती है देन C वैक्यूम। यानी इससे एक और चीज मजे की बात पता हमें चली कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको देखो। एनर्जी जब भी आप लोगों को निकालनी है, जहां पे पोटेंशियल का जिक्र आ जाता है, ये मेरी बात लिख लो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q वाला फॉर्मूला आपको कई जगहों पे सेव कर सकता है। कैसे? अब ये ऐसा तो नहीं कि आपकी ये गाड़ी के पेट्रोल वगैरह को ये बिल्कुल उसकी जरूरतें पूरे करेगा, उसको सेव करेगा, बट ये आपकी एनर्जीज वगैरह जो है ना कैपेसिटर के रिलेटेड, उसके लिए बहुत आप लोगों को फायदा दे सकता है। कैसे? ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q है ना, यानी V पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क की एनर्जी होती है, तो वर्क हमारे पास कितना निकल आया? QV। तो ऐसे तमाम सर्किट्स जिनमें पोटेंशियल चार्ज का जिक्र है तो उनकी एनर्जी ऐसे निकालते हैं। अब पोटेंशियल स्टार्ट में तो कितना होता है? V। पोटेंशियल स्टार्ट में 0, फिर बढ़ के V हो गया, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लेना है तो कितना बन गया? हाफ V। हाफ V ऐसे ही है। तो भाई अब इस V की जगह पे हाफ V पुट कर दो, W की जगह पे एनर्जी पुट कर दो, तो एनर्जी हमारे पास कितनी बन गई? हाफ QV, दैट इज हाफ QV। ये सबसे बेसिक फार्मूला याद रखो, पूरी डेरिवेशन की तो जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो वन लाइनर को देख रहे हैं, तो डायरेक्ट बस इसको याद रखोगे। तो आज से आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला ये बना कि जब एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। अब Q की जगह पे CV पुट करो, Q की जगह पे CV पुट करो, तो E का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी हाफ CV पुट किया तो CV स्क्वायर, लेकिन V की जगह पे आप Q इज इक्वल टू CV है और V की जगह पे Q अपॉन C भी पुट कर सकते हो। तो E का एक और फॉर्मूला बनेगा, हाफ Q का Q रहा, V की जगह पे Q अपॉन C, तो ये बन गया Q स्क्वायर अपॉन C। तो नंबर 1 ये वाला फॉर्मूला, नंबर 2 ये वाला फॉर्मूला, नंबर 3 ये वाला। डायरेक्ट याद हुआ या नहीं हुआ? अब जरा सोचो, चार्ज कांस्टेंट होगा तो एनर्जी यहाँ पे, ये मजे की, अब मजे की चीजें बताने लगा हूं। देखो, अगर तो यहाँ पे देखोगे तो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। कब? जब चार्ज कांस्टेंट होगा। चार्ज किस में कांस्टेंट होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, यस। और यहाँ पे देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। कब? जब पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कब कांस्टेंट होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वेरी गुड। उसके बाद ये जनरल केस है, मजा आया या नहीं आया? उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स की हम बात करें, और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखो हमारे पास नंबर 1 आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड। अगर हम कैपेसिटर के केस में बात करते हैं तो उसके हमारे पास एक वैल्यू बनती है। एनर्जी बेसिकली हमारे पास किसकी इक्वल होती है? दैट इज 1/2
ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी इनटू ई डी होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जैसे आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्वायर ओपन करोगे ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी हमारे पास क्या वैल्यू देगी? एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे क्या बना ई स्क्वायर, और एक डी डी से कैंसिल होकर यहाँ पे डी बन जाएगा। तो इस एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, ये तो एनर्जी हमने निकाली, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आइंस्टाइन ने बताया था मास इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जितनी कोई बॉडी का मास होगा उतनी उसकी एनर्जी है। तो नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डी। तो जब मैं वॉल्यूम ए डी पे डिवाइड करूंगा, ए डी से कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या बनेगी? एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर और साथ ई स्क्वायर। तो ये याद रख लो, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। तो हमारे पास यहाँ पे ये एनर्जी का फार्मूला भी आ गया, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया। ओके जी, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ जाते हैं। कैपेसिटर का याद रखो, कॉम्बिनेशंस बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं रेजिस्टर्स के। अगर तो सीरीज है, चार्ज सेम होगा और हमारे पास यहाँ पे करंट सेम होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? चार्ज सेम होगा और करंट सेम होगा। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा? पैरेलल में सेम वोल्टेज होगा और डिफरेंट चार्ज होगा। इज दैट क्लियर? यानी अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर चार्जेस क्या रहते हैं? सेम, और जो हमारे पास वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे सेम वोल्टेज होगा और डिफरेंट चार्जेस होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंस कैसे निकलेगी? दैट इज सो सिंपल। उस इक्विवेलेंस को निकालने का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 अप टू सो ऑन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो रजिस्टर का सीरीज वाला होता था वो लगेगा इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन। अब दो चीज़ें और याद रखो, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ जाएं, अगर सीरीज के अंदर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, किसके अंदर? सीरीज के अंदर, तो फिर उनकी इक्विवेलेंस कैसे निकलेगी? सीरीज है ना, तो सीरीज के लिए हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे C इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू C अपॉन n, इस फार्मूला से। और अगर यही चीज़ हमारे पास n कैपेसिटर किस में आ जाए? पैरेलल के अंदर आ जाए, तो पैरेलल के अंदर हम C इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? n इंटू C। तो ये दोनों फार्मूलाज को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। एक हमारे पास C इक्विवेलेंस आएगा C अपॉन n, किसके लिए? जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो NC आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। अगर डाइइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, यानी अगर हम बात करें ना इनसाइड अ क्लोज्ड कंडक्टर, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है, इन्फिनिटी या मैक्सिमम पे टिक नहीं लगाना। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। और उसके बाद एग्जाम्पल फेराडे जो केज है यूज्ड इन लैब्स एंड व्हीकल्स, ताकि जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रहें। और मेटल केज वगैरह वो आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज है फॉर मैनी चार्जेस। अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं उनकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? सम कर लेंगे उनकी पेयर वाइज एनर्जीज को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होगा। चार्ज रिजाइड्स ऑन सरफेस, एंटायर कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल और सरफेस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी जो सरफेस की फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस पे। उसके बाद हमारे पास कुछ कांस्टेंट हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको भी ऊपर भी बताई थी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये सिंबल होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई से लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद अगर कूलम्स कांस्टेंट की बात करें के, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यहाँ पे देख सकते हो दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाती है एग्जाम टिप समरी। देखो आप कोई भी एंट्री टेस्ट दे रहे हो, किसी भी एंट्री टेस्ट को देने जा रहे हो तो इन चार चीज़ों को फॉलो करना है। आप लोगों ने सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम के वन लाइनर
वन लाइनर लेक्चर्स लेके जाने हैं, सुन के जाने हैं। वन लाइनर लेक्चर्स लाजमी सुनने हैं। उसके बाद एक चैप्टर के जितने फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को अच्छे से आना चाहिए, फिर उनके एप्लीकेशंस, फार्मूला लगाना आना चाहिए, और उसके बाद आपको रिलेशंस बनाने आने चाहिए। रिलेशंस कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज़ में गिवन ये था, फाइंड आउट आप लोगों ने ये करना है और इनके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा। तो ये 4 चीज़ें आप लोग करके जाओगे। वन लाइनर में आपको ये तमाम चीज़ें कवर अप करवाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो और आप लोग अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको हमारे बैच का हिस्सा बनना पड़ेगा। बैच में आपकी 100% गारंटी है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आपके डिज़ायर्ड फील्ड में। बी पासियन वो तमाम स्टूडेंट हैं, तमाम वो बच्चे जो हमारी वीडियोस को सुनते हो, जो पास एजुकेशन सिस्टम को जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो तमाम स्टूडेंट पासियंस हैं, वो ट्रू पासियंस हैं। ठीक है, जिन तमाम बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, दोज ऑल आर पासियंस। और वो बच्चे जो हमारे बैच का हिस्सा है, जिनसे हम डेली बेसिस पे शाम 7 से लेके 10:30 तक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बात करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको तमाम गाइडलाइन देते हैं, उनके हर एक यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाते हैं, वो फिर ट्रू पासियन है। वो ट्रू पासियन है। देखो, अगर तो आप लोगों ने वाकई में ना अपना एडमिशन 26 के अंदर कंफर्म करना है, 2026 में अगर आप लोगों ने एनईडी के अंदर लोगों ने अपनी किस्मत को खुद बदलना है, अगर आप कराची के किसी बैकवर्ड एरिया से, गांव से ताल्लुक़ रखते हो और आप बहुत हैंड टू माउथ रहते हो, तो यू आर द वन जो अपनी किस्मत को बदल सकते हो। कैसे? आप लोगों ने टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है। आप वो बच्चे हो जो नस्ट में स्कॉलरशिप पे पढ़ोगे, यूटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ोगे। अगर आप ऐसे टाइम ज़ाया करते रहोगे तो ये चीज़ें ऐसे ही गुजरती जाएंगे, सालों साल गुजरते जाएंगे, इतने बड़े हो गए और टाइम गुजर गया, अभी तक क्या चीज़ें लाइफ में की हैं। तो आप लोगों ने अब स्टैंड लेना है, अब इस चीज़ से बाहर निकल आओ कि आपके वालिदैन आपका मोबाइल फ़ोन कम करवा रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को कम करवा रहे हैं। अब खुद से समझदार आपको होने की ज़रूरत है। खुद से पढ़ो, उठो, किताबें पकड़ो, पढ़ना शुरू करो, हमारे लेक्चर सुनो। मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग हमारे बैच में आ जाओगे, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम इतना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, इतना आपको पेड बैच में भी कहीं पे नहीं मिलेगा। सोचो हमारा प्रीमियम बैच फिर किस लेवल का प्रीमियम होगा। उस बैच में आओ, आपका 100% कंफर्म इंशाल्लाह ताला डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन होगा अगर हमारे तमाम काम आप साथ साथ करते जाओगे। डेली बेसिस पे क्लासेस मिलती हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे बैच में मिलती हैं। बैच का हिस्सा बनो। आपको बैच में मिलेगा क्या कुछ, ज़रा देखो। आप अगर हमारे बैच का हिस्सा बनते हो ना, जस्ट यू हैव टू पे 7,000 वन टाइम, और ये पूरे साल की फीस है। जैसा कॉलेजेस अकेडमीज में हर महीने फीस होती है, ये उस तरह की फीस नहीं है। वन टाइम यू हैव टू पे। 100% प्रिपरेशन होगी। ई कैट तैयार करो, MD कैट, बी कैट, कोई भी बिजनेस के रिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी है, NTS के टेस्ट की तैयारी करनी है, तमाम की भी तैयारी करनी है, तो भी फीस जस्ट 7,000। अभी इस नंबर पर रब्ता करो अगर आप लोग हमारे बैच में आना चाहते हो। अगर सिलेक्शन लेनी है, यूट्यूब से आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ें कैसे करनी है। अगर आप टेस्ट सेशन, कंप्लीट लेक्चर नोट्स, इन तमाम वन लाइनर के 2-2 घंटे के नोट्स हैं, 2-2 घंटे के इनके लेक्चर्स हैं, वो आपको हम बैच के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी 100% आपकी इनर वॉइस होगी कि सर अब तो ये चीज़ें करने के बाद हमारी कंफर्म इंशाल्लाह ताला सिलेक्शन हो जाएगी। इस बैच के अंदर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी। ये फैकल्टी फिजिकल कोचिंग में पढ़ाए तो 30-40,000 लिए जाते हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन के 15-15,000 लिए जाते हैं। हम वो रिकॉर्डेड सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं आते ही, और लाइव क्लास में पूरा सिलेबस आपका कवर होगा तमाम सब्जेक्ट का। टेस्ट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, कंप्लीट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस MCQs आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग देंगे, और तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 7,000 के अंदर। मेक श्योर कि आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो अगर वाकई में 2026 में आप लोगों ने एडमिशन कंफर्म करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से दावे से कह रहा हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आप लोगों को करवा रहे हैं कि आपको पेड बैच में भी इतनी चीज़ें नहीं मिलती। सो थिंग इज़, व्हेन एवर आप लोगों को कहीं पे भी बैच को ज्वाइन करना है तो आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करना है, और इस बैच के अंदर आपको वाकई में लगेगा कि प्रीमियम लेवल की क्वालिटीज़ और फीचर्स क्या होते हैं। आपको टॉप 5-10 यूनिवर्सिटीज़ नहीं, ऑल यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन मिलेगी हमारे बैच के अंदर, और इस बैच में टॉप फैकल्टी और डेली बेसिस पे क्लासेस वो दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। कोई हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस नहीं दे रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे वो क्लासेस दे रहे हैं। डेली बेसिस पे आके आपको वो पढ़ा रहे हैं, और आपकी 100% गारंटी है कि कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और इंशाल्लाह आपका डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन होगा। अगर आप नस्ट की बात करो, में हर साल 1000+ स्टूडेंट हमारा जाता है। नस्ट में टॉप पोजीशंस की बात करो, नस्ट पूरी नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला खान A लेवल बैकग्राउंड का था। नस्ट राउंड 1 हुआ, हमारे बैच के स्टूडेंट ने टॉप किया, 2 में, 3 में, 4 में। तो कोई
यही तो वजह है ना कि हर साल ही हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, चारों राउंड में कर रहे हैं, 170 का स्कोर आ रहा है, 160 में लाइन है, 150 में लाइन है। तो हमारे वो प्रीमियम बैच की ये प्रीमियम क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, और ये बैच के स्टूडेंट हैं, ये यूट्यूब से पढ़ने वाले नहीं होते हैं। यूट्यूब से आपको एक आइडिया हिंट मिल जाता है, तो बैच के हिस्सा बनो अगर आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो। इंशाल्लाह ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन या हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर के ऊपर एक वीडियो बनाने की। तैमूर हसन को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।